जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार, आपके अपने चैनल एग्ज़ाम अड्डा में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ईयर का रासायनिक बंधन तथा आणविक संरचना। आज हम लोग का जो टॉपिक चलने वाला है रासायनिक बंधन तथा आणविक संरचना। चलिए प्रारंभ करते हैं। सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे जिससे आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आएगा। इसमें स्टेप बाय स्टेप बतलाया जाएगा, टाइप बना देंगे इसमें टाइप क्या है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग। चैप्टर का नाम पहले समझ लीजिएगा। चैप्टर का रासायनिक बंधन तथा आणविक संरचना, इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यानी जो चैप्टर है फर्स्ट ईयर का प्रारंभ जो चैप्टर हुआ है उसका नाम क्या है? रासायनिक बंधन तथा आणविक संरचना, और उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले नंबर हम थोड़ा सा जान लेते हैं अक्रिय गैस को हम इनर्ट गैस कहते हैं। इनर्ट गैस या नोवेल गैस बोलते हैं। नोवेल गैस इसको हम लोग बोलते हैं उत्कृष्ट गैस या इसको हम लोग बोलते हैं निष्क्रिय गैस। यानी हम अक्रिय गैस बोले, उत्कृष्ट गैस बोले, निष्क्रिय गैस बोले, इनर्ट गैस बोले, नोवेल गैस बोले, सब क्या है? सेम है। तो वैसे गैस जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग न ले, वैसे गैस जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग न ले अक्रिय गैस कहलाते हैं। तो हम क्या समझे? अक्रिय गैस, वैसा गैस जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग न ले उन्हें हम अक्रिय गैस कहते हैं। यदि अक्रिय गैस की बात करें तो आवर्त सारणी में इनका वर्ग 18 में स्थान है। यानी जब आवर्त सारणी हम देखते हैं तो वर्ग 18 के तत्व जो हैं वो अक्रिय हैं। इनकी संख्या 6, यानी अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है बाबू लोग? 6 है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग इसलिए नहीं लेते हैं, इनके अष्टक नियम का पालन हुआ रहता है। मतलब कि इनके 72 कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पहले से अवेलेबल होते हैं, इसलिए ये किसी अन्य तत्वों के साथ क्रिया नहीं करते हैं। ये या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और न तो ग्रहण करते हैं। मतलब कि ये त्यागते भी नहीं और ग्रहण भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये अष्टक नियम का पालन करते हैं। इनके 72 कक्ष में 8 होता है। हीलियम एक अपवाद है। हीलियम में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उनको हम लोग ड्यूट बोलते हैं। यानी हीलियम ड्यूट नियम को पालन करते हैं, जबकि बात करेंगे बाकी तत्व सब ऑक्टेव लॉ यानी अष्टक नियम का पालन करते हैं। तो ये वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। यदि जिसको ज़्यादा दिक्कत होगा अक्रिय गैस, तो अक्रिय गैस में जाकर के देख लेगा सर्च कर करके। तो यहाँ तक ले अभी समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो देखिए अक्रिय गैस में हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान, इनका 2 यहाँ पर 10, 18, 36, 54,
86 होता है। यदि बात करें तो 2 2 8 2 8 8 2 8 18 8 2 8 18 18 18 दूना के 36 10 46 54 और हो जाएगा 2 8 18 32 50 50 10 60 8 8। यानी मेरे प्यारे बच्चे सभी तत्वों के वाहतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए अष्टक नियम का पालन करते हैं। जबकि हीलियम के वाहतम कक्ष में 2 हैं, इसलिए ड्यूट नियम का पालन करते हैं, ये ऑक्टेव का। यानी अब आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि सर जी सर जी ये बतला दीजिए कि ऑक्टेव लॉ क्या है, अष्टक नियम क्या है। जब कोई भी तत्व अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग कर या ग्रहण कर वाहतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन बना ले तो वे तत्व अष्टक नियम का पालन करते हैं। यानी जब कोई तत्व अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर या ग्रहण कर अष्टक नियम का पालन करते हैं, यानी वाहतम में 8 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, तो उन्हें हम लोग अष्टक नियम कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर यह चीज़ देखने को मिला कि कौन सा थोड़ा समझ लेते हैं कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन। तो देखिए आपको बतलाया गया होगा जो धातु होते हैं, जो बाबू मेटल होते हैं, उनके वाहतम कक्ष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है और ये त्याग करते हैं। जो बाबू नॉन मेटल होते हैं ये इनके वाहतम कक्ष में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ये ग्रहण करते हैं। तो ये 1 2 3 त्याग देंगे और ये 5 है तो 8 बनने के लिए 3 ग्रहण करेंगे, ये 6 है तो 8 बनने के लिए 2 ग्रहण करेंगे, ये 7 है तो 8 बनने के लिए 1 ग्रहण करेंगे। तो यानी आपने समझा कि धातु में क्या होगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, Ag, Au, ये सभी धातु हैं। अधातु में Cl, Br, I, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सब बाबू नॉन मेटल है। तो इन सब के वाहतम कक्ष में 5 6 7 होंगे और ये सब धातु इनके वाहतम कक्ष में 1 2 3 होंगे। तो इस तरह आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन धातु और कौन अधातु। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रासायनिक बंधन तथा आणविक संरचना। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कासेल तथा लुईस। कासेल एंड लेविस। मेरे प्यारे बच्चे क्या है, मेरे प्यारे बच्चे कोई यदि बोलेगा कि कासेल और लुईस क्या है, तो सबसे पहले नंबर जानिए कासेल तथा लुईस एक वैज्ञानिक है। कासेल तथा लुईस एक वैज्ञानिक है। इन्होंने 1916 ईस्वी में अपना अवधारणा दिया था। कासेल तथा लुईस ने 1916 ईस्वी में अपना अवधारणा दिया था। उसी अवधारणा को हम लोग बोलते हैं आबंधन की कासेल तथा लुईस अवधारणा। यानी 1916 ईस्वी में कासेल तथा लुईस ने अपना अवधारणा दिया था। उस अवधारणा को हम लोग आबंधन की कासेल तथा लुईस अवधारणा कहते हैं। तो एक बार समझ लेते हैं पुनः। कोई यदि क्वेश्चन आपसे करता है कि सर जी ये बतलाइए आबंधन की कासेल तथा लुईस अवधारणा क्या है, आबंधन की कासेल तथा लुईस अवधारणा क्या है, यानी इसको बोलेंगे कासेल एंड लेविस अप्रोच टू बॉन्डिंग क्या है। तो इन्होंने बतलाया था कि जब कोई तत्व अस्थायी होता है तो स्थायी होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। तो इन्हीं
का नियम उन्होंने 1916 ईस्वी में दिया था और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आबंधन की कासेल तथा लुईस अवधारणा बोलते हैं। कासेल तथा लुईस अवधारणा बोलते हैं। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा बेटा। समझने का प्रयास यही करना है कि यदि आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि सर जी ये बतलाइए कि आबंधन क्या है, तो आबंधन को समझने से पहले हम कुछ चीज़ आपको बतलाएंगे, उसको गौर से सुनिएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रॉन को डॉट या क्रॉस द्वारा व्यक्त करते हैं। याद रखिएगा, कंसेप्ट काम देगा आपको, आने वाला समय में बहुत यूज करेंगे हम लोग। इस चैप्टर में इसी का अध्ययन करना है। इलेक्ट्रॉन को डॉट या क्रॉस, इलेक्ट्रॉन को डॉट या क्रॉस द्वारा व्यक्त करते हैं। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को डॉट या क्रॉस द्वारा व्यक्त करते हैं। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक डॉट है इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, एक क्रॉस है इसका मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब समझने का बाबू प्रयास करते हैं कि आबंधन क्या है। आबंधन, जिसको हम लोग बंधन बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? बंधन, बॉन्डिंग बोलते हैं। आबंधन क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग बोलते हैं। सन 1916 ईस्वी में कासेल तथा लुईस ने, सन 1916 ईस्वी में कासेल तथा लुईस ने अपना विचार व्यक्त किया कि जब कोई परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो दूसरा परमाणु उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो उनके बीच में एक लिंक स्थापित होता है जिसे हम लोग आबंधन कहते हैं। एक बार रिपीट कर रहे हैं, आबंधन किसे कहते हैं? जब कोई परमाणु अस्थायी हो, जब कोई परमाणु अस्थायी हो तो स्थायी होने के लिए अपना एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो कोई दूसरा परमाणु उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो उनके बीच एक लिंक स्थापित होता है। उस लिंक को हम लोग बोलते हैं आबंधन। क्या बोलते हैं? आबंधन। शायद आपको समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहे हैं। कोई क्वेश्चन करेगा कि आबंधन किसे कहते हैं, तो एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। सन 1916 ईस्वी में कासेल तथा लुईस ने अपना विचार व्यक्त किया कि जब कोई परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो दूसरा परमाणु उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, तो उनके बीच एक लिंक स्थापित होता है। उस लिंक को हम लोग बोलते हैं आबंधन। क्या बोलते हैं बेटा? आबंधन बोलते हैं। देखो, आबंधन 3 प्रकार का होता है। आबंधन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कोई क्वेश्चन कर दे कि आबंधन कितने प्रकार के होते हैं, तो आबंधन बेटा 3 प्रकार के होते हैं। चलिए, नंबर 1 की बात करेंगे तो नंबर 1 में हो जाएगा वैद्युत संयोजक आबंध। वैद्युत संयोजक आबंध या इसको आयनिक आबंध कहते हैं। आयनिक आबंध कहते हैं इसको। इंग्लिश में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्लियर? अब नंबर 2 की बच्चों बात करें। नंबर 2 में हो जाएगा सहसंयोजक आबंध। सहसंयोजक आबंध, इसको बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। नंबर 3 की बात करते हैं। उपसंयोजक आबंध, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हमने अभी तक ले बतलाया कि आबंधन कितने प्रकार के होते हैं, तो आबंधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा, वैद्युत संयोजक आबंध या आयनिक आबंध, दूसरा क्या हो जाएगा सह संयोजक आबंध, और तीसरा क्या हो जाएगा उप सह संयोजक आबंध। अब हम लोग एक एक कर करके तीनों को हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वैद्युत संयोजक आबंध या आयनिक आबंध क्या होते हैं, वैद्युत संयोजक आबंध या आयनिक आबंध क्या होते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, पहला हेडिंग डाल लीजिए, पहला आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है। पहला डालिए हेडिंग, वैद्युत संयोजक आबंध क्या है, वैद्युत संयोजक आबंध क्या है। अब मेरे प्यारे बच्चे, अब हम लोग बात करेंगे वैद्युत संयोजक आबंध। ध्यान दीजिएगा, जब विद्युत धनात्मक परमाणु, जब विद्युत धनात्मक परमाणु अपने एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, तब विद्युत ऋणात्मक परमाणु उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, तब उस प्रकार के बने हुए आबंध को वैद्युत संयोजक आबंध या आयनिक बंध कहते हैं। यानी मैंने यह बतलाया कि लेविस और कासेल का कहना था कि जब कोई परमाणु स्थायी ना हो, मतलब कि अस्थायी हो और धातु हो, और कोई परमाणु अस्थायी हो मतलब कि अधातु हो, तो उनके बीच इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। तो उनके बीच जो बंध बनेगा उसी बंध को हम लोग बोलते हैं वैद्युत संयोजक आबंध या आयनिक बंध। सिंपल और साधारण भाषा में हम कहें तो जिसमें एक धातु और एक अधातु दिखाई दे, आंख बंद कर करके आप एक शब्द में बोलिएगा कि यह वैद्युत संयोजक आबंध है, यानी आयनिक आबंध है। मैंने क्या बतलाया है, मैंने बाबू ये बतलाया कि यदि कोई क्वेश्चन आपसे करे कि वैद्युत संयोजक आबंध क्या है, तो आप कहिएगा कि जब उच्च विद्युत धनात्मक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, तो उस प्रकार के यौगिक वैद्युत संयोजक आबंध का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग आयनिक आबंध भी कहते हैं। तो अब हम लोग तो इतना तो समझ लिए, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं तो हम लेते हैं NaCl। तो NaCl में हम देख रहे हैं कि Na का परमाणु संख्या 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 होता है। यदि हम बचवा Cl की बात करें तो Cl का 17 होता है, इसका 2, 8, 7 होता है। अब देखिए, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाह रहा है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाह रहा है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहता है। जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो अष्टक नियम का पालन करेगा, मतलब निष्क्रिय गैसों के विन्यास को प्राप्त करेगा। और कोई भी तत्व चाहता है कि हम निष्क्रिय गैसों के विन्यास को प्राप्त कर लें, यानी निष्क्रिय गैसों के विन्यास को क्यों प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि वह स्थायी है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो 8 बन जाएगा, मतलब कि निष्क्रिय गैसों के विन्यास को प्राप्त कर लेगा। जो तत्व निष्क्रिय मतलब अक्रिय होते हैं वह स्थायी होते हैं। अब देखिए, सोडियम हम ले लेते हैं। तो सोडियम के पास कितने बाबू इलेक्ट्रॉन हैं, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। बात करेंगे क्लोरीन, क्लोरीन भी तो 1 है। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन को डॉट या क्रॉस द्वारा व्यक्त करते हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। तो जब बाबू ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो अब देखिए थोड़ा सा गौर करिएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,
8 1 हो जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। लेकिन ये क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस हो जाएगा और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इस पर माइनस हो गया। अब देखिए, अब क्या किया कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। पहले कितना इलेक्ट्रॉन था? 2 8 10 1 11 इलेक्ट्रॉन था। कितना बाबू इलेक्ट्रॉन था? 11 इलेक्ट्रॉन था। अब लेकिन देख रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है तो हो जाएगा 2 8, यानी 2 8 हो गया। अब बात करेंगे इसमें, तो अब देख रहे हैं कि पहले 17 इलेक्ट्रॉन था लेकिन 1 ले लिया तो 17 1 18, तो अब हो जाएगा 2 8 8। जैसा कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि 2 8 को जोड़ने पर 10 होता है, 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन किसका होता है? नियान का। किसका होता है प्यारे बच्चे? नियान। नियान क्या है? अक्रिय गैस है। नियान क्या है? अक्रिय गैस है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का हो जाएगा 8 8 16 और 16 2 18। ये 18 आपका किसका होता है? तो आर्गन का है, ये आपको पता है। मतलब कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके नियान के विन्यास को प्राप्त कर लिया, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आर्गन के विन्यास को प्राप्त कर लिया। इस तरह हम लोग का अब बन जाएगा NaCl। क्या बन गया? NaCl। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आयनिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स, यानी आयनिक यौगिक बन गया, जिसको हम लोग आयनिक आबंध भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या देखा? इसमें एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। तो जिसमें एक धनात्मक और एक ऋणात्मक दिखाई दे उसे आप लोग बोलिएगा वैद्युत संयोजक आबंध है। तो अभी तक आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबाएं और अपने दोस्त मित्र भाई बंधु कहाँ भी शेयर करें और बोलें कि संदीप सर यूट्यूब पर केमिस्ट्री बहुत ही सरल विधि से समझाते हैं। यदि बच्चा आप नहीं जानते हैं संदीप सर को तो जानिए, यानी आप अपने बच्चे को सजेशन दे सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर अब 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर बाबू 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर यदि 2 की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 2 में बाबू हम लोग का आ जाएगा MgCl2। क्या आ गया? MgCl2। बेटा Mg का परमाणु संख्या कितना होता है? एटॉमिक नंबर 12 होता है, 2 8 2, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 हो गया। Cl की बात करेंगे, Cl का बेटा 17 हो गया तो हो जाएगा 2 8 7 हो गया। अब हम देखते हैं कि Mg के पास कितने बेटा इलेक्ट्रॉन है? तो Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है बाबू? 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डॉट या इलेक्ट्रॉन को क्रॉस द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अब हम लोग क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की संख्या कितनी है? 2 है। तो हम क्लोरीन की संख्या कितना ले लेंगे बेटा? 2 ले लेंगे। क्लोरीन की संख्या कितनी ले लेंगे? 2। अब ये क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये बाबू क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो अभी देखिए, ध्यान दीजिएगा, अभी तक ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया और 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो अब क्या होगा? अब होगा कुछ नहीं मेरे प्यारे बच्चे। Mg कितना इलेक्ट्रॉन को त्यागा है? 2। तो 2 त्यागा है तो 2 प्लस हो जाएगा और Cl माइनस कौगो है? Cl बाबू 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो 2 8 हो जाएगा। क्यों बाबू हो जाएगा? क्योंकि देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? पहले 2 8 10 2 12 थे, लेकिन 2 त्याग दिया तो अब 10 बचे। Cl की बात करेंगे तो Cl के पास पहले कितना था? 2 8 10 और 10 7 17 था, लेकिन अब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो 2 8
8 हो गया। जैसा कि आपको पता है कि 10 किसका होता है, तो नियान का, यानी अब ये Mg किसके विन्यास को प्राप्त कर लिया, नियान का, जो स्थायी हो गया। और बाबू Cl किसके विन्यास को प्राप्त कर लिया, आर्गन का, जो क्या हो गया, स्थायी हो गया। तो इस तरह हमारा बन जाएगा क्या, MgCl। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे, MgCl। यानी इस तरह जाकर के हमको कौन सा यौगिक प्राप्त होगा, आयनिक यौगिक प्राप्त होगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यदि अभी नहीं स्क्रीनशॉट कर लिए तो कर लीजिए। और प्यारे बच्चे, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबा लें, जिससे किसी भी प्रकार का वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन में पहुंच जाए। और हमारा अथक प्रयास यही रहता है कि हम आपको इतना विधि पूर्वक, इतना साधारण भाषा में समझाएं कि कोई भी बच्चा समझ ले। तो अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अवश्य करें, शेयर भी करें। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर बाबू बात करते हैं किसका, 3 का। कैल्शियम ऑक्साइड, हम बात करेंगे अब कैल्शियम ऑक्साइड का। तो बेटा कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, 2 8 8 और 2, यानी इसके बाहतम कक्ष में 2 है, 2 त्यागेगा तो 8 बन जाएगा, जो स्थायी हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करें तो 8 होगा, 2 और 6 होगा, 2 और 6 होगा प्यारे बच्चे, कितने होंगे, 2 और 6। अब देखिए कैल्शियम के पास कितने बेटा इलेक्ट्रॉन है, तो कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब बात करेंगे हम लोग ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे प्यारे बच्चे, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो, तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब बाबू देखो इलेक्ट्रॉन को डॉट या क्रॉस द्वारा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो देखिए जब तक नहीं दिया था इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह था, लेकिन अब क्या किया कि दे दिया, तो कैल्शियम कितना दिया है, 2 दिया है, इसलिए 2 प्लस हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना बाबू लिया है, 2 लिया है, ऑक्सीजन पर 2 माइनस हो जाएगा। अब इस तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 हो गया, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 हो गया। तो 2 8 8 16 2 18, यानी आर्गन के विन्यास को प्राप्त कर लिया, और ये किसके, नियान के विन्यास को प्राप्त कर लिया। ठीक है, इस तरह जाकर के हमको क्या प्राप्त होता है, अगर अब ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब कि CaO प्राप्त हो गया। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो चलिए अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम आपको कुछ HW में दे रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको HW में हम यही दे रहे हैं, 2 ठो क्वेश्चन दे रहे हैं। आप बना लीजिएगा MgCl2, तो हमको लग रहा है कि बन गया है पहला। नंबर 2 में हो जाएगा आपका, नंबर 2 में हो जाएगा MgO, नंबर 3 में हो जाएगा हम लोग का ZnO, नंबर 4 में हो जाएगा हम लोग का, नंबर 4 में हो जाएगा Na2O। चलिए 4 ठो बना लीजिएगा। ये चारों दिखाई जो दे रहा है, ये क्या है, वैद्युत संयोजक आबंध वाले यौगिक है। ध्यान दीजिएगा, ये धातु और ये अधातु, इसलिए वैद्युत संयोजक आबंध है। ये धातु, ये अधातु, इसलिए वैद्युत संयोजक आबंध है। ये धातु और ये अधातु, ये वैद्युत संयोजक आबंध वाले यौगिक है। ये धातु और ये अधातु, ये वैद्युत संयोजक आबंध वाले यौगिक है। जैसा कि हमें ये पता चल रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में एक बार जरूर बोलिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आएगा, उसको हम फिर पुनः दूसरे तरीका से प्रयास करेंगे समझाने का आपको, कि किसी तरह समझ में आ जाए। चलिए अब ये इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब बाबू हम लोग पढ़ते हैं आयनिक यौगिकों के गुण। आयनिक यौगिकों के गुण, आयनिक यौगिकों के गुण, यानी इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक
कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे आयनिक यौगिकों के गुण निम्नलिखित हैं। ध्यान रहे, आयनिक यौगिक बोले या वैद्युत संयोजक अबंध वाले यौगिक बोले, बात क्या है, सेम है। तो आयनिक यौगिकों के गुण निम्नलिखित है। नंबर 1 बाबू, नंबर 1 देखिए, आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि जितने भी आयनिक यौगिक होंगे वो बाबू जल में घुलेंगे। सिंपल और साधारण एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लेते हैं NaCl, ये क्या है, आयनिक यौगिक है। तो इसको हम लोग नमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नमक। तो आप बतलाइए, इस नमक को जल में घोलते हैं तो घुलेगा कि नहीं घुलेगा, अवश्य घुलेगा। इसलिए ये क्या हुए, जल में घुलनशील होते हैं, यानी आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। नंबर 1। नंबर 2 की बात करेंगे तो आयनिक यौगिक कार्बनिक यौगिकों में अविलय होते हैं। यानी जो कार्बनिक यौगिक होंगे उनमें आयनिक यौगिक अघुलनशील होगा, मतलब कि घुलता नहीं है। एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बनिक में क्या हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, या बेंजीन हो सकता है। तो आप देख लीजिएगा, नमक को लेकर के एल्कोहल में आप बेंजीन में डाल करके देख लीजिएगा तो नहीं घुल पाएगा। यानी ये कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होता है। यदि नंबर 3 की बचवा बात करें, नंबर 3 की बचवा बात करें तो ये साधारणतः ठोस होते हैं। ये साधारणतः क्या होते हैं, ठोस होते हैं। यानी बचवा बताना ये चाह रहे हैं कि ये साधारणतः क्या होते हैं, ठोस होते हैं। मतलब कि आप नमक को देख लीजिए तो नमक ठोस होता है, अब कड़ा ठोस होता है। अब नंबर बच्चों बात करेंगे 4 का, तो नंबर 4 में हम यही देखना चाह रहे हैं कि नंबर 4 में ये गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होता है और ठोस अवस्था में विद्युत के दुर्बल सुचालक होता है, मतलब कि कुचालक होता है। यानी गलित अवस्था में, द्रवित अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है बाबू, सुचालक होता है गलित अवस्था में। देख लीजिए एग्जाम्पल में, आप जब आपके घर में कोई अर्थिंग होगा लाइट का, तो आप क्या करते होंगे कि बिजली को और अधिक तगड़ा करने के लिए आप जल में नमक डाल देते होंगे, और जल में नमक डाल करके आप उसको डालते होंगे तो आपके जो लाइट थी वो टाइट पड़ेगी, मतलब कि थोड़ा सा तेज हो जाएगी। तो यानी विद्युत के सुचालक होते हैं। और नंबर यदि 5 की बात करें तो इसके द्रव्यांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, मतलब कि आयनिक यौगिकों के द्रव्यांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। क्लियर है। तो इस तरह जा करके बाबू हम आज जाने कि आयनिक यौगिकों के गुण क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा से समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबाते हुए अपने दोस्त मित्र को 1-2 ग्रुप में अवश्य डालिए कि लोग ये समझें कि नहीं, केमिस्ट्री पढ़ना इतना कठिन नहीं जितना लोग मानते हैं। क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि अभी तक आप जो पढ़े होंगे पूरा क्लियर समझ में आ रहा होगा। यदि क्लियर समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट में प्रेम से बोलिएगा जय हिंद।